दोस्तों आज से 130 साल पहले शुरुआत हुई थी इंटरव्यूज़ की। करीब करीब 130, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब ये चैप्टर लिखा गया तब 130 बोला है। 130 से भी ज़्यादा सालों में क्या इंटरव्यू फेमस हुआ? जी हाँ, आज ऐसा कोई नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई इंटरव्यू पढ़ा, देखा या सुना ना हो। आपने भी पूरा ना सही, आधा तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अब अगर हम बात करें इंटरव्यूज़ की और इस पर्टिकुलर चैप्टर की, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हमको बताते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में, ये डायलॉग उन्हीं का था 130 वाला। ये रह चुके हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ये प्राइवेट आई एक है ना ब्रिटिश मैगजीन थी, बेसिकली सटायरिकल मैगजीन थी, मतलब सटायर करती है। जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं उसके पीछे क्या कमी है ये बताती है, व्यंग करती है। तो व्यंग करने वाली एक मैगजीन है, इसमें 10 साल रिपोर्टर रह चुके हैं, ठीक है, फॉर दिस 10 ईयर्स के लिए रह चुके हैं। अब इंटरव्यूज़ के बारे में ये क्या बताते हैं कि भाई 130 साल में इंटरव्यूज़ फेमस हो गए। बिल्कुल सही बात है, फेमस हो गए, हर कोई जानता है, लेकिन इसके अलग अलग व्यू हैं। कोई भी चीज़ जिसको हर कोई जानता है उसके अलग अलग व्यू होना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, ऐसा ही होता है। कुछ लोग जो ये समझते हैं इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो समझते हैं कि किसी भी बात का एकदम सच जानने का सबसे अच्छा तरीका है इंटरव्यू। आदमी अपना पूरा जो सच है वो खोल के रख देता है। सच है, बिल्कुल सही बात है, पर कुछ लोग इससे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? सबसे पहले नफरत तो वही करते हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इंटरव्यू देते तो हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ये इंट्रूजन है, मतलब घुसपैठ है। क्योंकि देखो, एक लिमिट होती है, एक ही बात आपको हर जगह हर इंटरव्यू में बतानी है। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल वो पूछ सकता है, आपकी लाइफ पर्सनल नहीं बचती। आपको सारी चीज़ें बतानी होती है, आपके डर, आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप स्टेटस, आपका आपके फादर के साथ मदर के साथ क्या रिलेशन है, तमाम चीज़ें, कैसा रिलेशन है, तमाम चीज़ें आप बता देते हो अपनी। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ तबाह हो जाती है। प्लस रिपोर्टर्स आपके पीछे पड़े रहते हैं कि भाई इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, वो एक बड़ा पंगा है। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे कल्चर हैं, प्रिमिटिव जो कल्चर्स है, आदिवासी टाइप, वो लोग ये मानते हैं किसी की तस्वीर भी अगर आप खींच लेते हो तो आप उसकी आत्मा को कैद करने के बराबर है। यानी एक आदमी की तो तस्वीर भी अगर आप खींचोगे तो वो आत्मा को, उसकी आत्मा को कैद करने के बराबर है। सोचो इंटरव्यूज़ के बारे में वो लोग क्या सोचने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप पूरी पर्सनल लाइफ खोल के रख देते हो। तो इस तरीके से कुछ लोग इंटरव्यू का अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं। अब देखो इसके और एग्जांपल्स। तो दोस्तों अब हम जानेंगे बहुत ही स्पेशल लोगों के व्यूज रिगार्डिंग इंटरव्यूज। सबसे पहले हैं हमारे V.S. नायपॉल। ये कौन है? ये कॉस्मोपॉलिटन राइटर है। कॉस्मोपॉलिटन राइटर का मतलब होता है जो दुनिया के अलग अलग कल्चर को देख चुका है और उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। इन्होंने ट्रैवल बहुत सारे लिखे हुए हैं, ट्रैवलॉग लिखे हुए हैं, मतलब काफ़ी दुनिया में इन्होंने ट्रैवल किया है, इसलिए ये कॉस्मोपॉलिटन राइटर्स हैं। स्पेशली इन्होंने लिखा था अपने एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब इंडिया के हमारे पूर्वजों के बारे में, और इसी वजह से, इनकी राइटिंग्स की वजह से इनको मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2001 में। ये कहते हैं कि यार जो इंटरव्यू है ना, सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। जख्मी मतलब ऐसे नहीं है कि मारकाट होती है, खून निकलता है, नहीं, जख्मी हो जाते हैं इन द सेंस वो एक अपना हिस्सा खो देते हैं। वो शेयर करने में क्या होता है, एक पर्सनैलिटी का उनका हिस्सा चला जाता है, उनको गम होते हैं, अंदर के दुख बाहर आते हैं। बेसिकली इंटरव्यू आदमी को तोड़ के रख देता है, इनका ये मानना है। इनके अलावा बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे एक लुइस कैरल है, ये और कोई नहीं, ये है एलिस इन वंडरलैंड के राइटर। आपने शायद ज़िंदगी में ये पढ़ी होगी, एलिस इन वंडरलैंड एक बहुत शानदार कहानी है। उसमें एलिस है जो एक वंडरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ पे एक बुरी सी परी है जो सबको परेशान कर रही है, और उस परी को वरदान था कि उसको सिर्फ वही मार सकती है। तो एलिस जो छोटी सी बच्ची है वो वहाँ के लोगों की हेल्प करती है और उस परी को परी की ही ताकत से मार देती है। तो ये इसके जो राइटर हैं, मतलब बहुत फेमस एक राइटर हैं, वो कभी भी इंटरव्यू के लिए हाई नहीं बोलते थे। उनको ये लगता है कि एक बार इंटरव्यू हुआ, फिर आपके पीछे इंटरव्यूअर पड़ेंगे, आपकी उनसे पहचान बनेगी, लोग आपके पीछे ऑटोग्राफ के लिए पड़ेंगे, और आपकी जो सोशल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। फिर आपकी हर बात को वो लोग रिलेट करेंगे आपके सक्सेस से। ये होता है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है ना, फिर है ना, उसकी हर चीज़ को लोग रिलेट करने लगते हैं। अच्छा, इसने ये किया इसलिए सक्सेसफुल हुआ, इसने ये किया इसलिए सक्सेसफुल हुआ। कई बार तो चीज़ें रिलेट करती भी नहीं है, फिर भी लोग उसको सक्सेस से रिलेट कर देते हैं। तो भाई साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था।
अब बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग की। दोस्तों आपने मोगली का नाम तो सुना ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। जी हाँ, उस कैरेक्टर के राइटर, जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग, इनकी पत्नी ने अपनी डायरी में बताया कि एक बार रुडयार्ड किपलिंग के साथ वो जा रही थी और दिन था ये 14 अक्टूबर 1892। भाई साहब ये लोग जा रहे थे, बॉस्टन में दो रिपोर्टर्स ने पकड़ लिया, इंटरव्यू दे दो इंटरव्यू दे दो इंटरव्यू दे दो। तो रुडयार्ड किपलिंग बड़े थोड़ा गुस्से में आ गए, उन्होंने समझाया मैं क्यों मना करता हूँ इंटरव्यूज के लिए। उसका रीजन है, समझो रीजन क्या है ये देखना। वो कहते हैं देखो यार, इंटरव्यू जो है ना मैं कावर्डली मानता हूँ, ये क्या है यार, खुद फेमस नहीं हो, इंटरव्यू में अपनी बड़ाई चढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत बेकार सा काम लगता है मुझे। ये इन्होंने कह तो दिया, लेकिन जब इन्होंने कहा तो उससे कुछ सालों पहले ये भाई साहब खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले चुके थे। मार्क ट्वेन बहुत ज़्यादा एक फेमस व्यक्ति हैं अमेरिका के, बहुत इनके कोट्स फेमस हैं। तो मार्क ट्वेन खुद इतने फेमस, और भाई साहब इनका इंटरव्यू लेने वाला रुडयार्ड किपलिंग, वो क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू बेकार है। मतलब खुद ले लिया और फिर कह रहे हैं इंटरव्यू बेकार है। तो ये बहुत लोगों के साथ होने वाला है, मैं आपको आगे में एग्जांपल दूंगा। खुद इंटरव्यू लेते हैं और फिर कहते हैं इंटरव्यू खराब है, या पहले कहते हैं इंटरव्यू खराब है और खुद लेने पहुंच जाते हैं। अपना नहीं भाई, दूसरे का ले लेंगे इंटरव्यू। इन्होंने ये किया। इसके बाद आता है 1894। 1894 में H.G. वेल्स की बात होती है। H.G. वेल्स है साइंटिफिक फिक्शन के फेमस राइटर, एन इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन, ये सारे इनकी राइटिंग्स हैं। ये बहुत इंटरव्यू देते रहते थे, फ्रीक्वेंट इंटरव्यूअर थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने खुद कुछ इंटरव्यूज लिए थे अपने इंटरव्यू देने के 1894 के 40 साल बाद। अब इन्होंने किस किस का इंटरव्यू लिया, एक नाम है जोसेफ स्टालिन, इनके बारे में और इंटरव्यूज के बारे में बताता हूं मैं इनके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, H.G. वेल्स भाई साहब इंटरव्यू देते भी हैं लेते भी हैं। जोसेफ स्टालिन रशियन रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं, इनका इंटरव्यू ले लिया भाई साहब। सॉल बेलो, ये एक नॉवेलिस्ट हैं, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिल चुका है, इनका इंटरव्यू ले लिया। और खुद ये कहते हैं कि इंटरव्यूज आर लाइक थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। अगर आप किसी की गर्दन पकड़ लो ऐसे तो उस पर निशान आ जाएंगे गर्दन पे, विंड पाइप पर। ये वैसा ही है कि आप किसी को प्रॉपर नहीं बोलने दे रहे हो, आप किसी की आवाज को दबा रहे हो, ये ऐसा है। यानी ये एक्सप्रेशन की जगह सप्रेशन समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आप किसी को दबा रहे हो। बड़ा अलग व्यू है यार H.G. वेल्स का। आखिरी में बात होती है, ये है डेनिस ब्रायन, ये कोई राइटर वगैरह हैं, ये बताते हैं कि यार इंटरव्यूज के लिए भले लोग कुछ भी कहें, बट आज इंटरव्यू एक बहुत अच्छा जरिया है कम्युनिकेशन करने का। हमारे आसपास के लोग, सक्सेसफुल लोग, राइटर्स क्या सोचते हैं, इसको जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरव्यूज। इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछता है, नई बातें निकल के आती हैं, लोगों को जानने को मिलता है। इसीलिए आज जो इंटरव्यूअर है वो ऐसी पावर रखता है जो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक किसी पे इतना पावर, कितना इन्फ्लुएंस नहीं रहा था जितना आज एक इंटरव्यूअर के पास होता है। तो अब इस चैप्टर के पार्ट 2 की बात करते हैं, एक इंटरव्यू उम्बर्तो एको और पद्मनाभन जी का। दोस्तों इनका जो इंटरव्यू है उम्बर्तो एको का, जो कि लिखा है मुकुंद पद्मनाभन जी ने, मतलब लिया है बेसिकली। उसमें होता क्या है, सबसे पहला सेंटेंस क्या कहते हैं ये एको कि भाई आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। मतलब मेन हूं मैं प्रोफेसर, मेन मेरा काम क्या है, मैं एक प्रोफेसर हूं, जब फुर्सत होती है तो नॉवेल्स लिख देता हूं। हालांकि इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि नॉवेल्स ने इनको जितना स्टारडम दिया, जितनी शोहरतें इनको नॉवेल्स ने दी, उतनी शोहरतें इनका पढ़ाई और इनका प्रोफेसर होना इनको नहीं दे पाया। अब हुआ क्या, ये जो उम्बर्तो एको हैं, ये एक प्रोफेसर हैं इटली के बोलोग्ना के। होता क्या है, ये स्कॉलर किसके हैं, ये एक होता है सिमियोटिक्स। इसमें हम साइंस की स्टडी करते हैं, अलग अलग निशानों की स्टडी करते हैं, फिर स्टडी करते हैं अलग अलग लिटरेचर की, स्टडी करते हैं मेडिवल एस्थेटिक्स की। इसका मतलब है मेडिवल हिस्ट्री में जो अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, जो बिल्डिंग्स हैं, जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग आप कह सकते हो आर्किटेक्चर है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या ब्यूटी है, क्या आप कह सकते हो सेंस होगा, क्या आइडियाज़ हैं उस समय मेडिवल हिस्ट्री में लिखे हुए लिटरेचर की। बेसिकली हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री को लिटरेचर से जोड़ते हैं, निशानों को, आर्किटेक्चर को, इन सब को ऑब्जर्व करते हैं। इन सब पे इन्होंने लिखा। लेकिन इसके बाद ये फिक्शन पे आ गई। मतलब देखो ये सब नॉन फिक्शन है, हिस्ट्री नॉन फिक्शन है। जैसे मैं बोलूँ देयर वॉज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नॉन फिक्शन है। पर जब मैं बोलूँ कि है ना एक इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी जिसमें एक हीरो होगा जो ऋतिक रोशन टाइप बन गया, ठीक है, एक मन से कहानी बना दो, एक परियों की दुनिया होगी, वो फिक्शन है। तो नॉन फिक्शन मतलब रियलिटी, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन। तो उन्होंने नॉन फिक्शन तो लिखा ही,
इसके अलावा ये फिक्शन भी लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। नॉन फिक्शन के बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने बच्चों के हिसाब से जो बेसिकली एकेडमिक टेक्स्ट होते हैं, यानी रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, वो लिखे, ऐसे लिखे, बच्चों के हिसाब से किताबें लिखी, अलग अलग इन्होंने चीज़ें लिखी हुई है फिक्शन नॉन फिक्शन को मिला के। नॉन फिक्शन का एग्जाम्पल ये है एकेडमिक टेक्स्ट, बच्चों के लिए जो बुक है उसमें थोड़ा सा फिक्शन है। अब इनके बारे में और बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मुकुंद ने कोट किया किसको? डेविड लॉच को। डेविड लॉच कौन है? एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और एक एकेडमिक हैं, मतलब एकेडमिक्स में है, ये टीचर वगैरह हैं। इन्होंने एक बात कही थी इनके बारे में, अम्बर्तो के बारे में, कि यार एक आदमी इतना कुछ कैसे कर सकता है? भाई आपने फिक्शन भी लिख दिया, आपने नॉन फिक्शन भी लिख दिया, आप प्रोफेसर भी हो और आप इतने फेमस राइटर भी हो, ये सब कुछ कैसे? तो इसका जवाब दिया अम्बर्तो ने, कहा यार देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो सारी चीज़ें करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए चीज़ें अलग अलग है ही नहीं। मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, बच्चों के लिए मेरी बुक भी फिलॉसफी है और मेरा जो पढ़ाई का सब्जेक्ट है वो भी फिलॉसफी है। पहली बात, यानी वो मेरे लिए एक ही काम है, अलग अलग नहीं है। मेरे लिए अलग अलग दिमाग नहीं चलाता मैं, मेरे लिए वो एक ही काम है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि देखो हमारी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस बहुत हैं। इस पूरे यूनिवर्स में, एटम्स में इतना स्पेस है कि अगर स्पेस को गायब कर दोगे तो पूरा यूनिवर्स मुट्ठी में आ जाएगा। थैनोस की तरह नहीं, पूरा यूनिवर्स मिट्टी में आ जाएगा, ठीक है, मुट्ठी में। तो वो कहते हैं जिंदगी में कई बार हमारे स्पेसेस हमको मिलते हैं। जैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे थे, ठीक है जी, अब आप जब लिफ्ट में आ रहे थे, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप लिफ्ट ऊपर आएगी। इतनी देर में मैंने मन में एक आर्टिकल लिख दिया। कितना फनी है ना ये, उम्बर्तो कहते हैं। तो बस ऐसा ही फ्री टाइम मिलते जाए तो करते जाओ। तो मुकुंद कहते हैं कि भाई हर किसी के लिए तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बताते हैं हाँ ऐसा तो है भाई, कि मैं कर लेता हूँ थोड़े थोड़े टाइम में। ये इनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। अब उन्होंने एक और चीज़ का बारे में कहा मुकुंद ने, कि आपकी जो राइटिंग है नॉन फिक्शन, वो है ना प्लेफुल है, वो इनफॉर्मल है, जो जनरली नहीं होता। जनरली जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर जब आप ऐसा कुछ साइंटिफिक पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, तो वो थोड़ा बोरिंग होता है। अब आपने तो 12th तक का पढ़ा है, जो आप हाई लेवल स्टडी करते हो, PhD, MA, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों वो बताते हैं, मैं समझाता हूँ। जब पहली बार मेरा ये था डॉक्टोरल डिसर्टेशन, इसमें क्या होता है समझना। जब आप PhD करते हो ना, आप तो अभी 12th में हो, जब आप PhD करते हो ना, तो हमको है ना अपनी डॉक्टरेट बनानी होती है। डॉक्टरेट मतलब आपको पता होगा, डॉक्टर लगता है नाम में। तो इस डॉक्टरेट के लिए ना अपनी अपनी थीसिस प्रेजेंट करते हैं लोग। थीसिस में क्या होता है? थीसिस में पहले आप करते हो रिसर्च, फिर उस रिसर्च को आप प्रेजेंट करते हो। बार बार आप जब हर 6 महीने में अपनी थीसिस को प्रेजेंट करते 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 रिसर्च करते करते आपको डॉक्टरेट मिलती है और आप एक PhD होल्डर बन जाते हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट। जो जो गलत गलत चीज़ें होती जा रही है उसको इग्नोर मारो और जो सही है उसको लिख दो, बात खत्म। ये भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बनाई कहानी, मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मुझसे गलती हुई, उसमें कुछ फनी बना दिया उसको थोड़ा, फिर मैंने ये किया, फिर मुझसे गलती हुई, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फाइनली मैं यहां पहुंच गया। मतलब जैसे मान लो एक जना ये बता रहा है कि मैंने बल्ब बनाया, ऐसे बनाया, बात खत्म। ये बताएंगे मैंने ये गलती की, बल्ब नहीं बना, फिर मैंने कोशिश की, फिर नहीं बना, फिर बनाया, फिर नहीं बना, फिर नहीं बनाया, फिर नहीं बनाया, फनी हुआ, क्या क्या मैं कर रहा था, पूरी कहानी को बयां करते हुए लास्ट में ऐसे काम हुआ। इससे इंटरेस्ट जागा, प्लस सामने वाला ये समझ पाया कि क्या क्या गलतियां इग्नोर करनी है। जब आप किसी को सिर्फ सही बता दोगे तो वो सिर्फ सही जाना, उसको ये नहीं पता क्या गलतियां हो सकती थी। बट जब आप किसी को गलतियां भी बताओगे तो वो आदमी समझ जाएगा कौन सी गलतियां इग्नोर करनी है। तो जब इनका ये पहला था डॉक्टोरल डिसर्टेशन, यानी जब आप थीसिस को प्रेजेंट करते हो, आपको मौका मिलता है, इटली में ही, ये प्रोफेसर हैं ऑफ कोर्स, एक प्रोफेसर ने आके पहले तो इनके स्टाइल के बारे में कहा, आपका स्टाइल बड़ा अलग है। थोड़े टाइम बाद उन्होंने इन्हीं के क्रिएशन को छाप भी दिया। इसका मतलब उनको पसंद आ गया और 22 साल की उम्र में हमारे उम्बर्तो एको को ये समझ में आ गया कि इस तरीके से नॉवल लिखनी है, इस तरीके से नॉन फिक्शन लिखना है। लोग कैसे लिखते हैं? ऐसा था, देयर वॉज अ किंग, उसमें ऐसा होता था, उस पर मैंने रिसर्च की, खत्म। ये बताएंगे क्या गलतियां थी और क्या सही था। अब बात करते हैं इनके क्रिएशन के बारे में और। तो दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद ये भाई साहब को, उम्बर्तो एको को, ये तो समझ में आ गया कि यार यही तरीका है रिसर्च पेपर्स लिखने का। सिंपल अपनी कहानी लिखो यार, क्या जरूरत है ये बताने की कि भाई क्या रिजल्ट आया, बताओ क्या फेलियर आए, मैंने कैसे उस टॉपिक के बारे में सोचा। फॉर एग्जाम्पल वो रिसर्च कर रहे हैं मान लो मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर, मैंने कैसे सोचा इस किंग की क्या सोच होगी।
इन्होंने एक मान लो थीसिस बना दी है कि हाँ ये किंग काइंड था, लेकिन बाद में इन्होंने जब कुछ और पॉइंट पढ़े, नहीं यार इसने असैसिनेशन किया हुआ है, तो ये मेरा रिसर्च गलत है। पहले सही बताया, फिर उसको गलत प्रूफ किया, फिर उसको सही बताया, फिर गलत प्रूफ किया, सारी चीज़ों को बता दिया, और ये बन गया एक नया तरीका लिखने का, अपना थीसिस यानी अपना रिसर्च पेपर। तो ये इनको समझ में आ गया था 22 की उम्र में। उसके बाद जो भी इनकी स्कॉलर बुक्स आई, स्कॉलर बुक्स मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें सिमेटिक्स है, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ाई वाली चीज़ें, वो सब इन्होंने इस तरीके से लिखी। लेकिन जो नॉवेल्स है, जो फिक्शन है, वो लिखे इन्होंने एक परिपक्व एज में, मेच्योर एज में, एट द एज ऑफ 50। तो ये तो इन्होंने लिख दिया था पहले पढ़ाई वाली चीज़ें, 50 की एज में इन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू की, वो भी एक्सीडेंटली। कोई इनका ऐसा इंसिडेंट इंटेंशन कुछ था नहीं कि मेरे को एक नॉवेलिस्ट बनना है। एक दिन वेले बैठे थे, क्या करें, कागज़ पेन उठाया, सोचा कुछ है नहीं, फिक्शन लिखता हूँ। मन से कुछ भी कहानी बनाते गए, और तरीका सोचा इन्होंने कि कैसे मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री को या बाकी चीज़ों को कैसे मैं बुक में डाल सकता हूँ इमेजिनेशन के थ्रू, और वो चल पड़ी। अब ये बताते हैं कि देखो मैंने 50 की एज में किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जो अंदर की एक जिज्ञासा है, जो अंदर की इच्छा होती है नरेशन की, कि मैं कहानी सुनाऊं, लोग मुझे सुने, लोग मुझे पढ़ें, वो मेरी अधूरी नहीं थी। मतलब मैं लिख तो रहा था वैसे भी मैं रिसर्च पेपर, तो मेरी इच्छा पूरी हो रही थी। मैं नॉवल नहीं भी लिखता तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं थी मेरे लिए। आई वॉज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। ये वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये एग्जाम्पल देते हैं अपने दोस्त का। इनका दोस्त था रोनाल्ड बार्थेस। ये भाई साहब भी एक स्कॉलरली बंदा था, ठीक है, ये भी एक स्कॉलरली बंदे थे, ऐसे लिखते थे। इनका सपना था कि मैं किसी दिन नॉवेल्स लिखूं, मैं शुरू करने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। तो इनके पूरी ज़िंदगी भर ये फ्रस्ट्रेटेड रहे, ये सोचते रहे मैं नॉवल लिखूंगा, कब मुझे फुर्सत मिलेगी। फुर्सत तो मिली नहीं, भगवान ने बुला लिया। पर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे उम्बर्तो एको के साथ। अब उम्बर्तो एको ने देखो 5 नॉवल लिखी हैं सिर्फ, लेकिन 40 से भी ज़्यादा इनके नॉन फिक्शन वर्क हैं। बट मैंने कहा था देखो कई बार ऐसा होता है, आदमी जो चीज़ कम लिखता है ना, वो उसको फेमस बना देती है, और जो चीज़ ज़्यादा लिखी है वो उसको फेमस नहीं बनाती। विलियम शेक्सपियर 530 से ऊपर उनकी क्रिएशन है, पर कुछ ने उनको बहुत फेमस बना दिया। ऐसे ही एक जेन ऑस्टन है, उन्होंने सिर्फ 6 नॉवल लिखी है, दुनिया की टॉप 5 नॉवलिस्ट में आती है उनकी एक नॉवल की वजह से, जो कि है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस तरीके से कई बार हमारा एक छोटा सा काम हमको उतनी शोहरत दे देता है जितना हमारे बाकी के काम नहीं देते। ऐसा इनके साथ भी हुआ। किसी ने बहुत ज़्यादा, मतलब इतने बड़े लेवल पे, मिलियंस के लेवल पर इनके नॉन फिक्शन को नहीं पढ़ा, क्योंकि वो पढ़ाई है। लेकिन इनका जो फिक्शन है 5 नॉवल, वो फेमस हुई, और उनमें से एक सबसे ज़्यादा फेमस हुई द नेम ऑफ द रोज। इतनी ज़्यादा फेमस कि आज अगर आप किसी से भी पूछो डू यू नो अबाउट उम्बर्तो एको, वो ये नहीं बोलेंगे या ही इज़ अ प्रोफेसर, हाँ, उनके रिसर्च पेपर्स आते हैं, उन्होंने 40 से ऊपर बुक्स लिखी है रिसर्च पर। नहीं, वो क्या बोलेंगे, ओ या ही इज़ अ नॉवलिस्ट ना, ही हैज़ रिटन द नेम ऑफ द रोज। यानी उनकी इमेज एक नॉवलिस्ट के रूप में है, एक प्रोफेसर के रूप में उतनी नहीं है। जैसे मुलायम सिंह यादव एक ज़्यादा टीचर है, टीचर नहीं है सॉरी, एक पॉलिटिशियन है, जबकि वो पहले टीचर रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इमेज एक रूप में है, और उनका ही दूसरा जो रूप है, दूसरा जो उनका पैशन है, वो ढक जाता है। कई बार ऐसा होता है, इनके साथ भी हुआ। अब जानो क्या लगता है आपको, ये खुश होंगे, दुखी होंगे? अब बताता हूँ। दोस्तों, मुकुंद जी ने उम्बर्टो से पूछा कि भाई आपको ये चीज़ बॉदर करती है कि आप जिंदगी भर एक प्रोफेसर रहे, लेकिन आज आपको लोग एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं, कोई आपको प्रोफेसर के रूप में जानता ही नहीं है? वो कहते हैं हाँ भाई, तकलीफ तो होती है यार, मैं जिंदगी भर एक प्रोफेसर रहा, मैंने अपना रोल प्रोफेसर की तरह निभाया, पर आज मुझे लोग जानते हैं एज अ नॉवलिस्ट। वो एक बहुत अच्छा लाइन उन्होंने बोली, मुझे बहुत पसंद आई। वो बोलते हैं देखो मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, मैं कोई पैन क्लब्स में नहीं जाता। राइटर्स जाते हैं पैन क्लब्स में जहाँ राइटर्स मिले, ये जाते हैं एकेडमिक अपने कॉन्फ्रेंसेस में। जैसे अशोक मित्रन वाला हमारा चैप्टर आपने पढ़ा था, वकील है, राइटरों के साथ घूमता है। यहाँ ये भाई साहब राइटर के रूप में लोग जानते हैं, ये घूमते हैं प्रोफेसर्स के साथ। एक चीज़ लेकिन ये कहते हैं ठीक भी है, क्योंकि देखो यार सच ये है कि भले मैं एक प्रोफेसर हूँ, पर मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर लिख के ये नहीं मान सकता कि मैं 1 मिलियन कॉपीज सेल कर लूँगा। मतलब 10 लाख लोगों तक मैं अपने टॉपिक पर, ये सिम्योटिक्स के ऊपर मैं कितना भी लिख लूँ, हिस्ट्री और साइंस के ऊपर कितना भी मैं लिख लूँ, यार 10 लाख लोगों तक मैं नहीं पहुँच सकता। पर मेरी नॉवल वो पहुँच गई, मेरा फिक्शन पहुँच गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। मुकुंद एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी ये जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, जिसने आपको इतना फेमस बनाया,
क्या आपको उसको लेके कंफ्यूज्ड थे? क्योंकि आप उसको शुरू करते हो एज अ डिटेक्टिव नॉवल, लेकिन उसके अंदर इतने सारे आप कहीं ना कहीं फिलॉसफी रख देते हो, कहीं आप मेटाफिजिक्स में चले जाते हो, मतलब फिजिक्स का एक टॉपिक उठा लेते हो, थियोलॉजी की बात करते हो। थियोलॉजी जब आप किसी रिलीजन की बात कर रहे हो, आप हिस्ट्री की बात करते हो, तो क्या आप खुद कंफ्यूज्ड थे इसको लेके? वो कहते हैं नहीं देखो, मैं कंफ्यूज नहीं था, जर्नलिस्ट कंफ्यूज थे, खुद पब्लिशर कंफ्यूज थे कि यार हो क्या रहा है, ये आप शुरू ऐसे कर रहे हो, खत्म ऐसे कर रहे हो। क्योंकि देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं, अभी 2021 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अभी अगर मैं आपको बताऊं इंडिया की स्थिति, इंडिया में भी ऐसा होता है। इंडिया में हम कहते हैं कि यार आसान वाली नॉवल जल्दी बिकेगी, जैसे चेतन भगत की नॉवल है, और जो कठिन नॉवल है उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ये सब क्या है। जैसे मैंने एक नॉवल पढ़ी हुई है आमिश त्रिपाठी की, वो बंदे ने रिलीजन के ऊपर लिखा, उसमें उसने फिलॉसफी डाली, तो लोगों ने कहा था कि ये नहीं बिकेगी। चेतन भगत जैसा लिखो जो इमेजिनेशन हो, हाफ गर्लफ्रेंड जैसा कुछ लिखो। तुम ये क्या रिलीजन के ऊपर लिखते हो, फिलॉसफी लेके आते हो, कर्मा और ये सब चीज़ें, जैसे देवदत्त पटनायक लिखते हैं या बाकी लोग लिखते हैं, जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव डेथ के ऊपर लिखते हैं। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि डिफिकल्ट टॉपिक को लोग नहीं पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग चलेगा जिसमें, लोग पढ़ेंगे सिंपल चीज़ को, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड हो गई या ऐसी कहानियाँ। इनके साथ भी हुआ। इन्होंने कहा लोगों ने मुझे ये बात कही थी, पर लोग गलत साबित हुए या सही साबित हुए, बताते हैं अब। तो दोस्तों एक कॉमन सा बिलीफ ये है कि यार लोगों को, खासकर युवाओं को, कठिन पढ़ना पसंद नहीं है, जो डिफिकल्ट राइटिंग्स है वो पसंद नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कई बार होता है, पर ये एक सिंपल सा हिसाब हमको बताते हैं कि यार देखो दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 10-15 मिलियन ने मेरी किताब पढ़ी, 1-1.5 करोड़ लोगों ने। भले छोटा सा नंबर है, पर इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिफिकल्ट राइटिंग पसंद है, या कम से कम ऐसा है कि वो हमेशा इजी तो नहीं चाहते। देखो भाई इजी चाहते हैं आप और मैं, हमको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं खुद भी मूवीज देखता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा। राइटर बताते हैं देखो यार 9 बजे के बाद तो मैं भी कोई कठिन चीज़ नहीं चाहता, मैं भी टीवी देखता हूँ, ये शो आते हैं माइमी वाइज, इमरजेंसी रूम, ये मैं भी देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यार हमेशा मैं भी पढ़ाई में लगा रहता हूँ। तो युवा, ऐसा नहीं है कि सारे युवा हमेशा ही पढ़ाई में लगे रहेंगे, हमेशा डिफिकल्ट चाहेंगे, पर कम से कम ऐसा है कि वो कभी कभी तो पढ़ते हैं कठिन चीज़ें। ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा ही एंटरटेनमेंट चाहिए, तो भाई लोग पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल अम्बर्टो देते हैं, वो क्या देते हैं कि भाई देखो जैसा मैं हूँ एक चाइनीज आदमी की तरह, जो चाइनीज एक संत होता है, बेसिकली ईस्ट का एक संत, जैसे इंडिया में भी होते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, कहानियां बताते रहते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो हुआ क्या, एक बार मैंने एक है ना ऐसी बुक लिखी थी, अमेरिकन पब्लिशर थे, उन्होंने कहा देखो यार यहाँ पे कोई ज़्यादा चर्च वगैरह गया नहीं है, कंट्री है तो ज़्यादा कुछ बिकेगी नहीं, तो उन्होंने 3000 कॉपी का मेरे को एडवांस दे दिया। कॉपी कितनी बिकी? 3 मिलियन, 3 × 10 लाख, 30 लाख कॉपियां बिक गई। ऐसा ही इनके साथ हमेशा होते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी बुक इतनी सक्सेसफुल हुई, ये एक मिस्ट्री है, पर मैं ये मानता हूं टाइमिंग का खेल था। अगर मैंने ये किताब 10 साल पहले लिखी होती, द नेम ऑफ द रोज, तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी वो आज है। मिस्ट्री है, टाइमिंग का जरूर कुछ ना कुछ रोल है। तो आई गेस ये टाइमिंग बड़ी अच्छी रही आपके लिए ये वीडियो देखने की। इन वीडियोस को पूरा देखो, हमारे चैनल पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पूरा मिल जाएगा। लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट करो, डेमो बुक करो। धन्यवाद।